जय हिंद। 12th क्लास। चलिए नेक्स्ट वीडियो है अपना, ये अध्याय 4 पढ़ रहे थे, उसी के आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लगभग हर साल पूछा जाता है ये, सुन लीजिए। तो अपन दोनों ही चीज़ें पढ़ चुके हैं, अभिक्रिया की दर भी पढ़ ली है और दर स्थिरांक भी पढ़ लिया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले अभिक्रिया की दर की। फर्स्ट पॉइंट, परिभाषा अपन ने पढ़ी थी अभिक्रिया की दर की, 2 परिभाषाएं पढ़ी थी पहले वीडियो में ही। तो अभिक्रिया की दर होती क्या थी? एक निश्चित समय अंतराल में क्रिया कारकों की सांद्रता में होने वाली कमी या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। ये पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर को -dx/dt या +dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। -dx/dt क्या है? ये क्रिया कारकों की सांद्रता में कमी को दर्शा रहा है, माइनस। और ये +dx/dt क्या है? ये उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को दर्शा रहा है। यानी इसमें लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि क्रिया कारकों की सांद्रता में होने वाली कमी को -dx/dt से और उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को +dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, अभिक्रिया की दर में पहला पॉइंट, क्रिया कारकों की सांद्रता में होने वाली कमी को -dx/dt से और उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को +dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। दर स्थिरांक की बात कर लें। दर स्थिरांक क्या था? ये तो समानुपाती स्थिरांक है जिसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें लिखेंगे यह एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम में पढ़ा था, समानुपाती का चिन्ह हटाया, दर स्थिरांक आ गया था क्या, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर जो होती है वो सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर करती है। पहले ही पढ़ चुके हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर करती है, जबकि दर स्थिरांक जो है ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में देख ली थी, सांद्रता की घात 0 थी के लिए, देखी थी। तो अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर करती है और दर स्थिरांक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, अभिक्रिया की दर की बात कर ले। अभिक्रिया की दर का मात्रक मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। यही होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि अभिक्रिया की दर का मात्रक मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। जबकि इसकी बात कर ले दर स्थिरांक, पिछले वीडियो में अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक के का मात्रक या इकाई अलग अलग आई थी। तो इसका मात्रक अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग मात्रक होता है इसका, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इसका मात्रक अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होता है। चौथा पॉइंट, अभिक्रिया की दर की बात कर लें। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर का मान बढ़ जाता है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ा था ताप, वहां पर लिखा था कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर का मान बढ़ जाता है। अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर 2 या 3 गुना तक बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर कितने गुना तक बढ़ जाती है? 2 या 3 गुना तक। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर का मान बढ़ जाता है। अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर या 2 या 3 गुना तक बढ़ जाती है। अचानक दुगुनी हो जाएगी या 3 गुनी हो जाएगी। जबकि दर स्थिरांक की बात कर लें, ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक एक समान रूप से बढ़ता है। कैसा बढ़ता है? एक समान रूप से, दुगुना या तिगुना नहीं होता, ये एक समान रूप से बढ़ता है। तो ये था अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो 4 अंतर हैं, 4 नंबर के लिए पूछा जाता है आपसे। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन आएगा अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। तो पहला पॉइंट अभिक्रिया की दर में लिखेंगे कि क्रिया कारकों की सांद्रता में कमी को -dx/dt से और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को +dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। दर स्थिरांक में पहला पॉइंट लिखेंगे यह एक समानुपाती स्थिरांक है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा, अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। दर स्थिरांक क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखा तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता की घात 0 थी।
तीसरा, अभिक्रिया की दर का मात्रक मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। फिक्स है ये, यही होता है। लेकिन दर स्थिरांक का मात्रक अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होता है, पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं। प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक K का मात्रक अलग अलग आया था। लास्ट, अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव देख लेते हैं। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर का मान बढ़ जाता है। अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर 2 या 3 गुना तक बढ़ जाती है। दर स्थिरांक की बात करें, ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक एक समान रूप से बढ़ता है, अचानक दुगुना या तिगुना नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, मोस्ट IMP टॉपिक। लिख लेना आप लोग इसे कॉपी में और याद कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। कुछ सूत्र हैं, आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए अपने कुछ सूत्र याद होना चाहिए, वो सूत्र देख लो यहाँ पर। ठीक है, पहले समाकलन के सूत्र बता रहा हूँ मैं आपको। 1/x का समाकलन x के सापेक्ष, 1/x का समाकलन x के सापेक्ष होता है log x और log का आधार होता है e। 1/x का समाकलन होता है log x और log का आधार कितना होता है e। ठीक है, और कांस्टेंट भी जोड़ दिया जाता है c, क्योंकि समाकलन का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों को आपस में जोड़ना। जब छोटी छोटी चीज़ों को आपस में जोड़ रहे होते हैं तो कुछ चीज़ छूट जाती है, वो छूटने के लिए नियतांक कांस्टेंट को जोड़ा जाता है कि बची हुई चीज़ के लिए ये है हमारे पास। ठीक है, तो 1/x का समाकलन x के सापेक्ष कितना होता है log x। दूसरा सूत्र, 1/-x का समाकलन x के सापेक्ष होता है माइनस का log x और log का आधार होता है e और कुछ छूटने के लिए c जोड़ देते हैं अपन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ऐसे ही 1/a+x का समाकलन x के सापेक्ष, 1/a+x का समाकलन x के सापेक्ष होता है log a+x। जो नीचे है वो x था तो x लिखा, x था तो x लिखा, लेकिन यहाँ पर प्लस का था तो प्लस हो गया, या माइनस का था तो आगे माइनस आ गया। यहाँ पर a+x है तो log a+x आएगा, log का आधार e और प्लस का कांस्टेंट जोड़ना चाहे तो c। अब यहाँ पर अगला देखिए, 1/a+x की जगह a-x कर रहे हैं dx। देखो x काय का हो गया है, माइनस का x है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का log, और ये ऐसा ही रहने वाला a-x + c और log का आधार कितना होगा e। ठीक है, log का आधार कितना है हमारे पास e। तो ये कुछ सूत्र है समाकलन के जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक और इसमें बढ़ा देते हैं, इंटीग्रेशन sin x। sin x का समाकलन माइनस का cos x होता है और cos x का समाकलन x के सापेक्ष प्लस का sin x होता है। कांस्टेंट जोड़ना चाहे तो c + c। ठीक है, तो ये थे समाकलन के सूत्र, आप इन्हें लिख लेना और आपको याद होना चाहिए। एक बार और देख लो, 1/x का समाकलन x के सापेक्ष प्लस का log x, 1/-x का समाकलन x के सापेक्ष माइनस का log x, 1/a+x का समाकलन x के सापेक्ष प्लस का log a+x और 1/a-x का समाकलन x के सापेक्ष तो माइनस का log a-x, क्योंकि x जो है माइनस का है इसलिए माइनस होता था। ठीक है, sin x का समाकलन माइनस का cos x का समाकलन प्लस का sin x होता है। तो ये हमारे पास समाकलन के सूत्र हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, लॉग के लघुगुणक के सूत्र देख लो आप, 9th क्लास में पढ़े होंगे लॉग के सूत्र, लघुगुणक के सूत्र। चलिए देखिए, लघुगुणक के सूत्र है हमारे पास। पहला सूत्र है, मान लो log m × n, log m × n गुणा में है तो बराबर होता है log m + log n। log m × n बराबर log m + log n, या log m + log n बराबर log m × n। इसके बराबर ये या इसके बराबर ये, बात तो एक ही है ना। तो log m × n बराबर log m + log n होता है। गुणा वाले प्लस में टूटते हैं या प्लस वाले गुणा में आ जाते हैं। 8वां, अब log m/n देख लेते हैं। log m/n बराबर होता है log m माइनस का log n, यानी भाग में जो थे वो माइनस में टूटते हैं। तो log m/n बराबर log m - log n, या log m - log n बराबर log m/n। इसके बराबर ये पढ़े या इसके बराबर ये पढ़े, बात एक ही है। ठीक है, तो गुणा वाले प्लस में टूटते हैं, भाग वाले माइनस में जाते हैं या माइनस वाले भाग में आ जाते हैं। 9वां सूत्र, log m की घात n, log
m की घात n, इसमें घात आगे आ जाती है, यानी हो जाता है n log m। log m की घात n बराबर क्या होता है n log m, या जब ऐसा दिया हो तो इसके बराबर ही हो जाएगा, यानी n log m बराबर क्या लिख सकते हैं log m की घात n। तो घात को आगे पहुंचा सकते हैं, आगे है तो उसे घात में बदल सकते हैं। ठीक है। 10वां सूत्र, log मान लो लिखा है x और log का आधार भी x है, तो जब log का आधार और ये संख्या समान हो तो उसका मान 1 होता है। जब log का आधार और ये संख्या समान हो तो उसका मान 1 होता है। 11वां सूत्र ऐसे ही, जैसे log मान लो लिखा है 5 और log का आधार भी 5 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां सूत्र, log का आधार, इन सब में मान लो e चल रहा है, जब log का आधार e से बदलकर 10 करते हैं, तब संख्या में 2.303 का गुणा हो जाता है। जब log का आधार e से बदलकर कितना करें 10 करें, तो पूरी संख्या में कितने का गुणा कर देंगे 2.303 का। देखो मान लो ऐसा दिया हुआ है, कहीं लिखा है log आधार है e और यहाँ पर मान लो लिखा है x। अब log का आधार e से बदलकर कितना कर दें 10, तो log आधार कर दिया है 10 x, तो log में कितने का गुणा हो जाएगा इस संख्या में 2.303 का, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा। बात आ गई समझ? ठीक है। कुछ log के मान हैं वो भी देख लो, 12 के बाद 13वां देख लो। यहाँ log 2 का मान 0.301 होता है, log 2 का मान कितना होता है 0.301, log 2 का मान कितना होता है 0.301 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास log के कुछ सूत्र थे और समाकलन के कुछ सूत्र थे, जिनका उपयोग अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। मोस्ट आईएमपी टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप लोग इन्हें लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे अपन।